हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने जुड़े हैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चंस। ये साइंस के डीएड थर्ड सेमेस्टर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये काफ़ी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने अभी पवन की मार की सीरीज है उसके क्वेश्चंस लेके वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें से ये आज हमने साइंस की सीरीज ली है। ठीक, इसको लेकिन डिस्कस हम अपने हिसाब से करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किया, मतलब ये है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी ऑटो हॉर्न ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, या ऑप्शन डी विलियम रोजन ने। तो जो एक्सरे मशीन है उसका आविष्कार किया था ऑप्शन डी विलियम रोजन ने सन 1895 में। ठीक, जो अब इसका एक्सरे का आविष्कार है ये विलियम रोंजन ने किया था सन 1885 में। और जो ऑटो हॉर्न है, ये मार्कोनी है, जो मार्कोनी है इन्होंने रेडियो टेलीग्राफी बनाई थी। और ये एडिसन है, इन्होंने फोनोग्राफ और विद्युत बल्ब बनाए थे। बात समझ में आई? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। मतलब एक ये है कि जो बाकी सब मान लो ऐसे बनाए गए, एक ठो के साइंस के थ्रू, मतलब साइंस का दिमाग लगा के बनाया गया, वही बात हमारी कह रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैलगाड़ी, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी घोड़ा गाड़ी, या ऑप्शन डी ऊँट है। तो देखो ऊँट है, अगर देखें तो ऊँट तो जानवर है, मतलब नेचुरल। इसमें बैलगाड़ी में देखो बैल भी है और घोड़ा गाड़ी में घोड़ा हो गया। तो ये सब एक तरह से जो ये हैं जो जीव जंतु हैं उनमें से एक हैं, कोई पशु हैं सब। और जो साइकिल है ये पूरी मैकेनिक्स है, मतलब ये पूरी मशीन का यूज़ हुआ है इसमें। तो ये एक साइंस और प्रौद्योगिकी की देन हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकिल। बात सुन भाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपने अभी तक साइंस स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि एजुसेट क्या है। ऑप्शन ए शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी शैक्षिक उपग्रह, ऑप्शन सी शैक्षिक समिति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एजू सेट है ये है शैक्षिक उपग्रह, जो 2004 में लॉन्च किया था इसरो। ये भारत में बना था, भारत में इन्होंने इसरो ने। ठीक, भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो, उसने सन 2004 में इसको स्थापित किया था। ठीक, ये एक कृत्रिम उपग्रह है और इसको एक अन्य नाम से भी बोलते हैं जी सेट 3। ये इसका एक अन्य नाम भी है। बात समझ में आई? ठीक, इसका उद्देश्य केवल यही था कि शिक्षण सेवाएं जो प्रदान करना, यही एक इसका मात्र उद्देश्य था। आगे हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं, यानी जो कृषि की उपज में जो वृद्धि हो रही है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी आ और बा दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कृषि की उपज में जो वो आशातीत वृद्धि होती है उसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक, हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक, और जो ये श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, कृषि से संबंधित नहीं है, ये दूध से संबंधित है। ठीक, और इसके जो जनक बोले जाते हैं, जो श्वेत क्रांति के जनक, वो थे वर्जीय कुरियन, जो अमूल दूध के संस्थापक भी हैं। आगे कह रहा है 5 नंबर पे कि ईंधन के आधुनिक रूप हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 5वां वाला, कि ईंधन के आधुनिक रूप हैं। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी लकड़ी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखो, अगर आधुनिक रूप में देखा जाए तो इस समय आधुनिक रूप में एलपीजी है, लेकिन बहुत से भी ऐसी जगह हैं इंडिया में भी या अदर स्टेट्स देशों में भी बहुत सी जगह है कि जहाँ पे आज ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का और लकड़ी का भी यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह से आधुनिक माने जाएंगे। ठीक, इसलिए इसमें भ्रम में ना जाए, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक, आधुनिक रूप में पूछा जरूर है लेकिन ये यूज़ अब भी हो रहे हैं ये चीज़, इसलिए डी हो जाएगा। आगे कह रहा 6 नंबर पे कि मनोरंजन के साधन हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी वीडियो गेम,
ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी उपरोक्त समय। तो देखो कंप्यूटर भी मनोरंजन का साधन है, वीडियो गेम भी साधन होते हैं और टेलीविज़न तो होते ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात समझ में आई? तो इसका 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी संघनन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऊर्ध्वपातन और संघनन और ये वाष्पन इनको अलग अलग जानते हैं। संघनन, ये सबसे पहले ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ये होता है जो ठोस सीधे मतलब शुद्ध ठोस है, ठोस पदार्थ, तो वो द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाता है, वो इस क्रिया को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर को जलाते हैं वो सीधे गैस में बदल के उड़ जाता है। ठीक। संघनन क्या होता है? संघनन ये होता है कि जैसे कोई गैस है और गैस को द्रव में बदलने की घटना। जैसे कि अगर आप कुछ पक रहा है पतीली में, तो अगर उसके ऊपर का ढक्कन रख दें तो ढक्कन में जो वो बूंदें आ जाती हैं, यानी वो गैस के रूप में फिर वो द्रव में बदल जाती है, वो क्रिया में संघनन कहलाती है। और वाष्पन, वाष्पन तो ये है कि एक जैसे मान लो ठोस द्रव है, द्रव अगर जैसे मान लो एक तालाब है या फिर कोई बर्तन है, उस पर आपने जल रख दिया और सूर्य की रोशनी में धीरे धीरे उड़ जाता है, यानी भाप बन के उड़ जाता है, इस क्रिया को वाष्पन कहलाते हैं। तो मतलब ये है कि अगर द्रव वाष्प में बदल जाए तो वो वाष्पन होता है, और अगर वाष्प द्रव में बदल जाए तो वो संघनन होती है। तो इसमें से उसने यही पूछा है कि द्रव को वाष्प में, यानी जो द्रव है वो वाष्प में बदल रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन इसका आंसर सी माना है, यानी ऑप्शन सी माना है, तो ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक, बात समझ में आई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए, देखो यहाँ पे आगे यही चीज़, ऑप्शन ए नौसादर, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी और बा दोनों। तो जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण नौसादर भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, और कपूर भी होता है। ये दोनों इसके ऊर्ध्वपातन क्रिया के लिए अच्छे उदाहरण हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि जल वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। यहाँ पे उसने पूछा है कि जल वाष्प, वहाँ पे उसने पूछा था कि द्रव का, तो यहाँ पे जल वाष्प का द्रव में बदलना, ये क्रिया कहलाती है संघनन। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आओ संघनन। बाकी वाष्पन हमने एक्सप्लेन कर दिया था, बचा गलनांक। गलनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई द्रव कितने बॉइलिंग पॉइंट पे द्रव से गैस में बदल रहा है, उस क्रिया को हम गलनांक बोलते हैं। आगे कह रहा है कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का मात्रक ये होता है ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका एक मात्रक और भी होता है पास्कल। ठीक, न्यूटन मीटर ये है, ये बल आघूर्ण का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ये भी याद रखें, और जूल ऊर्जा का मात्रक भी होता है और कार्य का मात्रक भी होता है। तो इसका सही आंसर दाब का बताया, ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए 60 मीटर, ऑप्शन बी 76 मीटर, ऑप्शन सी 96 मीटर या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो जो समुद्री तल पे जो दाब मापी की में पारे की ऊंचाई होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब 7 मीटर बोला यहाँ पे, ये सब सेंटीमीटर में है, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 76 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, यानी किसमें पेशीय बल नहीं लगता है। ऑप्शन ए कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझ ढोना, ऑप्शन बी सेब का पेड़ से गिरना, ऑप्शन सी बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, ऑप्शन डी बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो देखो जो कुली जो ठेला खींचता है उस पर भी पेशीय बल लगता है। ठीक,
जब बच्चा साइकिल चलाता तो उसमें भी पेसिव लगता है, बच्चा जब पानी खींचता तो भी पेसिव लगता है। लेकिन जब ये सेब पेड़ से गिरता है इस पर पेसिव बल नहीं लग के इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती। ऑप्शन ए हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन बी हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना। ऑप्शन सी यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना। या ऑप्शन डी हमारे कार्य को शीघ्र करने में। तो देखो, हम जो मशीन है वो हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाती है। ठीक, कम बोझ लगाकर उठाने योग्य भी बनाती है। कई चीज़ें ऐसे हैं कि जिनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता और हम लोग बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। हमारा कार्य भी शीघ्र करती है। लेकिन ये ऑप्शन सी यानी यथार्थ भाव लेने योग्य बनाना ये नहीं कर पाती। ठीक, ये कंप्यूटर का काम होता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा 14 नंबर कह रहा है कि पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं। जो रंध्र होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन ए निचली सतह पर। ऑप्शन बी ऊपरी सतह पर। ऑप्शन सी डंठल पर। या ऑप्शन डी पर्णाधार पर। तो जो ये रंध्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं निचली सतह पर। जो पत्ती की जो निचली सतह होती है ना वहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मूल रोम में 15 में कह रहा है पौधे में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन ए तना में। ऑप्शन बी जड़ में। ऑप्शन सी पत्तों में। ऑप्शन डी पुष्प में। तो जो मूल रोम है वो पाया जाता है जड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है कि पुष्प का नर भाग निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए पुंकेसर। ऑप्शन बी स्त्री केसर। ऑप्शन सी दलपुंज। या ऑप्शन डी बाह्यदल। जो पुष्प का जो नर भाग है वो पुंकेसर कहलाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे 17 पे चलते हैं। कह रहा है कि एल्कीन का उदाहरण है। ऑप्शन ए एथेन। ऑप्शन बी मेथेन। ऑप्शन सी एथिलीन। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन समझते हैं। एल्केन ये होता है, एल्केन का जिसमें जो एकल बंध बनाते हैं, ठीक, वो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन एकल बंध कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी अगर हम C बराबर अगर 1 लिख लें तो H बराबर 2 और +2 H बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम C बराबर 2 ले लें तो H बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2n, 2 2 जा 4 +2 C2H6। ठीक, ये हमारे एल्केन होते हैं। इसकी उदाहरण देखो, एथेन हो गया और मेथेन हो गया, CH4 और C2H6। और जो एल्कीन होते हैं वो होते हैं जो द्विबंध बनाते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, जैसे कि एथिलीन, एथीन, प्रोपेन, ये सब एल्कीन के उदाहरण होते हैं। इसका समान सूत्र होता है कि CnH2n। ठीक, अब आता है एल्काइन। एल्काइन जो त्रिबंध बनाते हैं, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक, इसके उदाहरण होते हैं एथाइन और प्रोपाइन यानी एसेटिलीन। तो इसका सही आंसर ये देखो बताया भी तो इससे पता चल रहा है ना ये कि एथेन और मेथेन ये जो दोनों है वो एल्केन के उदाहरण हैं। और जो ऑप्शन सी है एथिलीन यानी इसको एथीन भी बोलते हैं, C2H4। ठीक, ये होता है एल्कीन का उदाहरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन। ऑप्शन बी जिंक। ऑप्शन सी लेड। ऑप्शन डी क्लोरीन। तो देखो इसका आंसर तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कार्बनिक यौगिक है तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन
नहीं पाया हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। बात समझ में आई। आगे कह रहा है 19 पे कि एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एसेटलीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एथेन और ये मेथेन और एथेन ये एल्केन के उदाहरण हैं, और जो एसेटलीन है यानी इसको एथाइन भी बोलते हैं C2H2, ये उदाहरण है एल्काइन का। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसेटलीन। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 20 कि खमीर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए औषधि के निर्माण में, ऑप्शन बी अल्कोहल बनाने में, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर के उद्योग में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो यीस्ट होता है ये खमीर इसी को बोलते हैं, ये कवक होता है। ठीक, इसका उपयोग हम औषधि के निर्माण में भी करते हैं, हम अल्कोहल बनाने में भी करते हैं और बेकिंग पाउडर के उद्योग में भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, आगे कह रहा है 21 पे कि भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए आसवन विधि, ऑप्शन बी वाष्पन विधि, ऑप्शन सी निर्जलीकरण विधि, या ऑप्शन डी पाश्चर विधि। तो जो ये भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि होती है वो ये होती है निर्जलीकरण। ठीक, निर्जलीकरण द्वारा भोजन को हम करते हैं। वाष्पन विधि हमारी है, तो वाष्पन विधि जैसे अगर हमें समुद्र से जल निकालना तो ये वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, आसवन विधि में हम कोई जैसे कण है पृथक करते हैं, जैसे अयस्क को से खनिज प्राप्त करते हैं तो उसमें से आसवन विधि का। और जो पाश्चर है तो ये जो पाश्चीकृत दूध का जो पाश्चीकृत करते हैं वो उसमें पाश्चर विधि होती है। बात समझ आई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे हम चलते हैं 22 पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए सान स्टडी को, और जो वीडियो है उसको लाइक कर लीजिए, और जो चैनल है उसको दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए जिससे वो सब्सक्राइब कर लें, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आगे हम चलते हैं 22 पे। 22 हमारा कह रहा है कि भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में है। ऑप्शन ए पाश्चर विधि, ऑप्शन बी आसवन विधि, ऑप्शन सी शीतलन विधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया हमने कि जो ये है रेफ्रिजरेटर में खाना है ना, घर में अगर वो होता तो खाने को रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं, तो ये वही है शीतलन विधि। ठीक, फ्रिज में रख के संरक्षित करते हैं। आगे कह रहा है खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1952 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। जो ये खान और खनिज अधिनियम पारित हुआ तो वो 1948 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 24 हमारा कह रहा है कि अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरक है उद्योग में, ऑप्शन सी विद्युत उद्योग में, या ऑप्शन डी चीनी मिलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत उपयोग में। ठीक, इसका एक और अभ्रक है, तो जो अभ्रक में देखा वो गुलाल में जो चमकीला पदार्थ होता है ना वो अभ्रक होता है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे 25 पे चलते हैं। 25 हमारा कह रहा है कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है, यहाँ पे होगा पड़ने वाला प्रकाश। ठीक, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए अपारदर्शक, ऑप्शन बी अल्प पारदर्शक, ऑप्शन सी पारदर्शक, और ऑप्शन डी प्रदीप्त। तो जो ये हैं ऑप्शंस इनको समझते हैं हम। जो अपारदर्शक है वो क्या होता है कि जो जैसे कोई प्रकाश है ये आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आया, ये इस सतह से टकराया, उससे अगर ये वापस लौट जाए, जैसे यहाँ से आया और यहाँ पे आ गया, ठीक, तो ये हो जाता अपारदर्शक। मतलब ये कि अगर जिससे आने वाला प्रकाश, जिस सतह पे आने वाला प्रकाश वो आर पार ना जा सके तो वो चीज़ अपारदर्शक कहलाती है। जैसे शीशा है, आईना है, तो उसका एक तरफ से पॉलिश कर दी जाती है, जैसे वो प्रकाश उसका आ तो जाता है लेकिन वो वापस लौट जाता है, ठीक, वो अपारदर्शक हो गए। अल्प पारदर्शक
जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से आ पाता है और फिर लौट जाता है, यानी पूरा पूरा ना तो आता है ना पूरा पूरा पार कर पाता है। तीसरा, जिससे आने वाला प्रकाश आपस में, जैसे ये माध्यम हो गया, ये प्रकाश आया यहाँ से आगे और सीधे क्रॉस करके आगे निकल गया, यानी सीधा पार कर जाए, वो पारदर्शक कहलाते हैं। अब बचा प्रदीप्त। प्रदीप्त वो होते हैं, वो वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, जैसे सूर्य हो गई, जुगनू हो गए, ये सब प्रदीप्त कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्प पारदर्शक। ठीक है, उसने पूछा, वो कहा ना कि आंशिक रूप से निर्गत करता है, तो वो हो जाएगा हमारा अल्प पारदर्शक वस्तुएं। 26 पे चलते हैं। 26 कह रहा है कि किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बिंदु प्रकाश स्रोत, ऑप्शन सी सभी प्रकाश स्रोत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सूर्य से ही बनती है और सभी प्रकाश स्रोतों से बनती है, लेकिन जो बिंदु है, बिंदु पॉइंट है, देखो यहाँ पे दिख रहा छोटा सा बना, इससे जो बिंदु प्रकाश स्रोत है उससे उपछाया नहीं बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे है 27, कह रहा है कि पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है, जब पृथ्वी पर उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, यानी सूर्य है, उसके बाद पृथ्वी है। ठीक, अब यहाँ ये सूर्य, उसके बाद ये अर्थ। अब यहाँ से ये जब इसकी उपछाया इस चंद्रमा से होकर ये आई से गुजरती है तब कौन सी घटना होती है? तो यही बात हो गई कि जब सूर्य और पृथ्वी के, नहीं, सूर्य और मून, इसके बीच में पृथ्वी आ जाए, यानी अर्थ आ जाए, तो वो घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। ठीक, ये बात वो समझा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो जो इसकी किरणें हैं वो हमारी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, तो ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। दोनों में देखो, सूर्य को किनारे रखो समझने के लिए, अगर चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण, और अगर पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण। ठीक, आगे कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो जो सूर्य के निकट सबसे ग्रह है उसके अगर निकट दूरी के आधार पर देखें तो सबसे पहले आता है बुध। ठीक, बुध के बाद आता है शुक्र, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से बता रहे हैं। फिर तीसरा है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चौथा आता है मंगल। ठीक, पांचवा है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ठीक, तो सबसे दूरी पे जो है वो है वरुण, और सबसे पास में है वो है बुध। ठीक, तीसरे पे पृथ्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुध। आगे कह रहा ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो सूर्य, वो जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए आकार छोटा होने के कारण, ऑप्शन बी आकार बड़ा होने के कारण, ऑप्शन सी अधिक दूरी अधिक होने के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे हमें जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, असल में ये सूर्य से भी बड़े, कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने देखा होगा कभी कि बड़ी अगर बिल्डिंगों में देखो या फिल्मों में देखा होगा कि बड़ी बिल्डिंगों में से जब लोग नीचे देखते हैं तो वो जो नीचे जो कारें चल रही हैं वो तो बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं, मतलब ये काफ़ी दूरी है इस वजह से। तो जो इसी प्रकार हमें तारे भी सब छोटे दिखाई देते हैं सिर्फ दूरी की वजह से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं,
अगले वीडियो में हम 31 से डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आपने अभी तक सन स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।